इस ताक में सारे रोगों को जलाकर नष्ट करने की अद्भुत शक्ति है। ताक के विषय में हमारे देश के ऋषि लोग कहते हैं कि जो घोर की मट्ठा पियत है, जीरा नमक मिलाए, तासे बल बुद्धि बढ़त है, सब रोग जल जाए। ये ऋषि भागवत जी का कहा हुआ है। महर्षि भागवत जी का मूल सूत्र है और उसको भागवत जी ने आम बोलचाल की भाषा में इसको लिखा कि जो घोर की मट्ठा पियत है, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में मट्ठे का ताक का सेवन करता है, जीरा और नमक मिला करके, उसके शरीर में बल और बुद्धि तो बढ़ती ही है बोनस के रूप में, शरीर का सारा रोग जलकर नष्ट हो जाता है। तो ईश्वर हमने बहुत तरह के मरीजों पर, कैंसर से लेके बुखार से लेके सब तरह के मरीजों पर काम करना शुरू किया कि अगर ये महर्षि भागवत जी का दिया हुआ सूत्र है तो ये असफल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके 64 सूत्र जो हमारे प्रयोगशाला में जो परीक्षण हुआ, 3,500 और 3,000 समझो 6,500-7,000 सूत्र उन्होंने दिए हैं महर्षि भागवत जी ने, और उसमें से 700 उनके जो फॉर्मुलेशन है वो गाय से संबंधित है, 700 फॉर्मुलेशन, उसमें से 64 फॉर्मुलेशन पर हमारे यहाँ परीक्षण हुआ है, क्लिनिकल ट्रायल हुआ। आज तक कोई भी उनका फॉर्मुलेशन गलत नहीं निकला। आज के समय उन्होंने 3,500 साल पहले दी, जब प्रदूषण नहीं था, जल प्रदूषण नहीं था, अनाजों में विष नहीं था, तब उस समय का दिया हुआ फॉर्मुलेशन। जब आज पूरा भूगोल बदल गया है, तो इस बदले हुए भूगोल में जब इसका परीक्षण करके देखा तो 64 सूत्र तो ऐसे ही मिलते हैं, वैसा ही परिणाम देता है। तब मुझे मन में आया कि ये गांधीवटी जी का इसका भी करके देखना चाहिए। अगर ऋषि गांधीवटी ने ऐसा कहा है कि ताक पीने से सारे शरीर के रोग जलकर नष्ट हो जाते, तो जरूर इसमें कुछ खास होगा। तो इसका परीक्षण करके देखा हमने, कैंसर के मरीजों तक करके देखा, कैंसर तो यूं जल करके मलमूत्र से बाहर निकलता है। इतना अद्भुत है ये ताक। और ये ताक तो क्या है, अगर आपके शामिली में समझो कि 1000 लीटर दूध अगर तैयार होता है अपनी गैया का, तो इससे आपको जो बनेगा 4000 लीटर ताक बनेगा। तो भले ही अगर दूध पीने को ना मिले, ये ताक भी मिल जाए जो दूध का 4 गुना होता है। ताक बनाने की जो कला है आपके भूगोल की, वो कला यही है कि 1 लीटर दूध के दही में 3 लीटर पानी मिला करके मथिए। ये ताक बनाने की कला आपके यहाँ। आप अगर दिल्ली चल जाना, ये फार्मूला काम में नहीं आएगा, और दूसरे फार्मूले पर बना हुआ जो ताक है आपके दिल्ली में नहीं काम में आने वाला। ये फार्मूला हमारे यहाँ आप लगा दो दक्षिण भारत में, तब वो शरीर के रोग को जलाने वाला ताक नहीं बनेगा। हमारे भारत में जितने भी भूगोल हैं, सारे भूगोलों के लिए ऋषियों ने अलग अलग वहां के हिसाब से फॉर्मुलेशन दिए कि दक्षिण भारत वाले लोग किस तरह से ताक बनाए, मोर बनाए, तकर बनाए, तब शरीर का रोग चले। महाराष्ट्र वालों के लिए अलग, मध्य प्रदेश वालों के लिए अलग, कश्मीर वालों के लिए, मतलब जितना भूगोल है हमारे देश में, हर भूगोल के हिसाब से उसका फॉर्मुलेशन बदलता है। आपके यहाँ का जो भूगोल है वो 1 में 3 मिलाने का है, और 1 में 5 भी मिलाते हैं कभी कभी, उससे ज्यादा नहीं मिलाते। मूल रूप में आपके यहाँ 1 में 3 मिलाने का है। तो 1 लीटर दूध लीजिए, उसको दही बना दीजिए, और दही बना करके फिर उसको मथिए, ब्रह्म मुहूर्त में मथिए, सूरज उगने से पहले। दूध सूरज अस्त के बाद निकालिए। हाँ, रात्रि के प्रथम पहर में गर्म कीजिए, दूसरे पहर में उसमें आप थोड़ा दही मिलाइए, तीसरे पहर में 2.5 घंटे में ऐसा दूध जम करके दही बनता है, और रात्रि के चौथे पहर में सूरज निकलने से पहले उसमें से माखन निकाल लीजिए। अब तक जो ताक बनता है, यही ताक शरीर के सारे रोगों को जला करके नष्ट भस्म कर देता है। और इसी पर उन्होंने कहा घोर ही मट्ठा पियत है, ब्रह्म मुहूर्त में छाछ का सेवन कीजिए, जीरा और नमक मिला करके। अभी पिछले लगभग 6 महीना से मैं ज्यादा से ज्यादा मरीजों को यही सूत्र देता हूँ, ताक पियो, और उसका परिणाम इकट्ठा कर रहा हूं। इतना अद्भुत परिणाम आता है, कल्पना नहीं कर सकते, इतना अद्भुत परिणाम आ रहे हैं। वात के रोग नष्ट हो रहे हैं, हाँ, पित्त के सारे रोग नष्ट हो रहे हैं इससे, और कफ का भी संतुलन बन रहा है। जिस छाछ के बारे में आजकल के डॉक्टर कहते हैं कि जी सर्दी हो गया, छाछ मत पीना, कफ बढ़ जाएगा, ऐसे बड़े हुए कफ के रोग
कमी है। तो दूध की कमी है तो भाई हर किसी को दूध मिले तो कैसे मिले? तो एक ही तरीका है कि भाई दूध मत पीजिए, दूध केवल बच्चों को दीजिए और आप तो ताक पीजिए, छाछ पीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दूध मिलेगा। तो ये भस्म का सेवन शुरू कीजिए आप अपने जीवन में। अब जो आपके यहाँ दूध सप्लाई हो रहा है तो उनसे कहिए कि वो ये रात का भी जो है भस्म का भी सप्लाई शुरू कर दें। अभी 3 दिन से जहां चल रहा था पक्षी संजीवन सुभाष भाई के यहाँ, उनके यहाँ सब पूरी पक्की 100% शुद्ध देशी नस्ल की गाय है। उनका चारा बहुत बढ़िया है, ज्यादातर चारा उनका जैविक होता है, उनका गोबर और उनका मूत्र, उनका दूध, और उसी के ऊपर ये 3 दिन का पूरा जो है सुसेवन चला है। एक उदाहरण आपको दिया मेंटल डिसऑर्डर का, ठीक हुआ। ऐसे 2 और भाई थे, एक बच्चा और मुश्किल से शायद 18-20 साल का लड़का बच्चा होगा, उसका बचपन से कफ इतना खराब है कि सुबह सुबह 15-20 छींक ना निकले तब तक उसे चैन नहीं आती। एक बार नाक में थूक डाला, छींक पूरी बंद हो गई। जो जन्मजात बीमारी थी खत्म हो गया वहीं पर, उसी गाय का दूध, और वहीं पर उसको डाला, खत्म हो गया। इतना अद्भुत है। तो आप कहिए ये जो गाय के काम में लगे हुए हैं, हाँ देखो जो भाई लगे हुए हैं उनको क्या गरज पड़ी है सच पूछो तो गाय के काम के लिए, लेकिन उन्होंने गाय के विज्ञान को समझा है। इसलिए जो आज जो एक ट्रेंड चल गया है कि हम ऊंचे दफ्तर में और एयर कंडीशन दफ्तर में बैठ करके काम करें और 50,000 1 लाख महीने का कमाएं, इस ट्रेंड से बाहर निकल करके अपने भाइयों ने गाय के काम को संभाला है। आज लगभग 100 से ज्यादा, कितने परिवार से जा रहे हैं दूध? 125 परिवारों में देशी गाय का शुद्ध दूध इन्होंने उपलब्ध कराया है, और उन परिवारों में कैसा परिणाम आया है माता जी ने आपके सामने रखा है। तो एक निवेदन करता हूं आपसे मैं कि अगर आपको ये शरीर बचाना है, सांगली की मिट्टी बचानी है, इस सांगली की मिट्टी से जहर वाला अनाज नहीं अमृत वाला अनाज को अगर उगाना है, इस जीवन को अगर दवाओं से छुटकारा पाना है, जहर खाने से अगर बचना है, तो आप प्रोत्साहित कीजिए उन लोगों को जो इस काम में लगे हुए हैं। आपके सांगली के आसपास के गांव में जिन किसानों के पास गाय बची है 1, 2, 4, उनको प्रोत्साहित कीजिए कि 4 की जगह वो 40 रखें और आपके लिए जहर की जगह अमृत उपलब्ध कराएं। अमृत की क्या व्याख्या है? अमृत के बारे में सुने ना? देखा तो किसी ने नहीं, मैंने देखी है जरूर। हाँ, अमृत मैंने देखी है जरूर, आपने देखी हो ना देखी हो मुझे पता नहीं। तो अमृत के बारे में तो एक ही बात कही गई है ना कि जो व्यक्ति अमृत ले ले वो अमर हो जाता, कभी नहीं मरता। यही सुना ना आपने? तो इंद्र ने भी तो अमृत किया था, अब पूरे क्षीर सागर का पूरा घड़ा ही भी गया है, तो इंद्र का शरीर तो नहीं दिखता, तो अमर तो नहीं हुआ इंद्र, ऐसा नहीं लगता आपको? और जितने भी देवता हैं, इन देवताओं ने तो पिया ना, शिव जी को छोड़कर को तो सबने पिया। शिव जी ने विष पी लिया था और अमृत सब दूसरों को दे दिया, तुम भी लो, मेरे लिए तो विष ही दे दो। तो जितने देवताओं ने अमृत पान किया, अमृत पिया, एक भी देवता का तो दिखता ही नहीं शरीर, तो कैसे माने इस बात को? तो ये अमृत की व्याख्या करवानी हमने शुरू की लेबोरेटरी में वस्तुओं कि अमृत क्या होता है, इसका परीक्षण करो, ढूंढ के निकालो ये अमृत है क्या। हमारे सारे ग्रंथ कहते हैं कि इस दुनिया में अमृत कुछ था जिसको पी लेने से, खा लेने से व्यक्ति अमर हो जाता था। तो झूठ तो नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ न कुछ तो सच होना चाहिए। खोलो इसको, हमने अपने वैज्ञानिकों को लगाया इस काम में, तो उन्होंने बताया कि हाँ जी अमृत तो आज भी है, आज भी अमृत है, लेकिन अमृत की व्याख्या लोग जानते नहीं है। अगर इसको पहचाने तब अमृत है हमारे बीच में। तो मैंने कहा अब इसकी व्याख्या तैयार करो। तो इसकी व्याख्या अमृत की यही है कि प्रकृति ने यह शरीर जितने दिनों तक चलने के लिए बनाया है, उतने दिन तक यह शरीर बिना रोग के चले, निरोगी रहे, वही अमृत है।
हमारा जो जीवन है अभी कलयुग में, कलयुग में जो मनुष्यों की आयु कही गई है हमारे शास्त्रों में वो 125 साल की कही गई है कि 100 से लेकर 125 साल तक यह शरीर चलेगा। तो कोई ऐसी वस्तु हम पी लें, खा लें जिससे हम 100-125 साल जी सकें और बिना रोग के जी सकें, निरोगी रहकर के जी सकें, वही अमृत है। अमृत की और कोई दूसरी व्याख्या नहीं है। उस जमाने में भी अमृत वैसा ही था कि अमृत जो पी लिया 400 साल 500 साल तक उसका शरीर बिना रोग के चलेगा। जब तक भगवान ने यह शरीर बनाया है चलने के लिए उतने दिनों तक तो वो चलेगा ही, बिना रोग के, बिना मेडिसिन के। ऐसी वस्तु ही इस दुनिया में अमृत है। दूसरी एक वैज्ञानिक विश्लेषण कराई कि अमृत क्या हो सकता है। तो हमारे वैज्ञानिक कहते हैं जी अमृत वही हो सकता है, इस शरीर जितने तत्वों से बना है सारे तत्व कहीं एक जगह इकट्ठे हो जाएं, एकत्रित हो जाएं। किसी वस्तु में आप इस शरीर के निर्माण वाली सारी वस्तुओं को एक साथ रख दो, सारे तत्व एक साथ रख दो जिससे ये शरीर बना है। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कार्बन है, अमोनिया है, फास्फोरस है, विटामिन ए, बी, सी, डी, जी, एच जितने भी हैं, ये सारे के सारे अगर किसी एक वस्तु के अंदर बंद कर दो आप, तो वही वस्तु अमृत है। यह विश्लेषण करके वैज्ञानिकों ने दिया ऐसा हो सकता है। तो अब इस पर खोज करवाई कि है कहां, ढूंढो एक साथ। तो जानते हो अभी तक के परीक्षण में केवल गाय के मूत्र में ही मिला है, कहीं दूसरी जगह नहीं मिला। आप सभी विज्ञान जानने वाले हो, गाय का मूत्र उठा करके तो किसी लेबोरेटरी में 5-7 हजार 10,000 रुपए खर्चे होंगे, आपका उसको वैज्ञानिक विश्लेषण करके दे देगा। और आजकल तो धंधा हो गया है, बहुत सारे भारत में 6 प्रयोगशालाएं ऐसी है जहां पर आप पैसा दे करके, फीस दे करके और किसी भी वस्तु का परीक्षण करवा सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। और अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर के राख को भी आप लेबोरेटरी में दे करके देखिए कि उस राख में है क्या। हमने तो देखा है बिल्कुल एक जैसा है, हमारा ये शरीर और गाय का मूत्र बिल्कुल एक जैसा है, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। जितने तत्वों से ये शरीर बना एग्जैक्टली पूरी तरह से 100% गौमूत्र वही है। तो मैंने कहा तो ये दोनों एक जैसा हो गया। तब तो कहते हैं कि जी यही अमृत है इस दुनिया का। इस दुनिया में गौमूत्र के सिवाय कोई दूसरा अमृत नहीं है। यह गौमूत्र ही है जो मनुष्य शरीर के सारे रोगों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखता है। अब पिछले 14 साल से हमारे चिकित्सालय ने यह काम शुरू किया है। सारे रोगों पर हमारे चिकित्सालय में दुनिया के सारे रोगों की चिकित्सा होती है। अभी तक कोई शायद ही ऐसा रोग हो जिसकी चिकित्सा नहीं हुई हो। और सभी रोगों में हमने देखा है कि पूरी तरह से केवल गाय के मूत्र से, दूध से और गोबर के रस से बीमारियां ठीक हुई है, नष्ट हुआ है। तो एक निवेदन है आप सभी से कि अब आप अपने जीवन में दूध के अलावा गोबर का भी प्रयोग शुरू कीजिए, दूध के अलावा मूत्र का भी प्रयोग शुरू कीजिए। हमें कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इसके क्या तरीके हैं, क्या कुछ इसमें बंधन है, यह सारा कुछ बंधन अभी जो प्रशिक्षण शिविर हुआ उसमें हमने 30 लोगों को सिखाया है। आप उनके साथ बैठिए, आप उनके साथ दोस्ती कर लो। मैं तो कहता हूँ वो थोड़ा सा समय आपके लिए निकाल लें और छोटी गोष्ठियां शुरू करवा दो आप इस सामने में। और ये लोगों को बुलाइए कि आप जी बताओ 4 दिन में आपने सीखा क्या है, 4 दिन में आपको कौन सा ज्ञान मिला। हाँ, ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सिखाएंगे आपको, बताएंगे कि गौमूत्र किस गाय का लेना, किस समय लेना, कितना लेना, किस बीमारियों में कैसे लेना, ये सारा कुछ ये सिखाएंगे आप। और अगर आपको लगता है कि जी ये तो मैं बहुत सीखना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा सीखना चाहता हूँ, तो पिछले साल से हमने एक पाठ्यक्रम शुरू किया है हमारे कांचीपुरम महर्षि वाल्मीकि गौशाला में। और वह पाठ्यक्रम भारत सरकार के पार्लियामेंट्री बोर्ड से अप्रूव्ड है। परीक्षा सरकार भी लेती है और प्रमाण पत्र भी सरकार ही देती है, हम तो केवल पढ़ाने का काम करते हैं। उसमें 3 तरह का पाठ्यक्रम शुरू करवाया है। पहला पाठ्यक्रम है वो है मास्टर डिप्लोमा इन पंचगव्य, जो 1 साल का है और 2 साल का अप्रेंटिस है,
जो लोग चिकित्सा के काम में जुड़े हुए हैं, चिकित्सा सेवा के काम में जुड़े हुए हैं, उनके लिए अप्रेंटिस करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अप्रेंटिस में हैं। इसके बाद जो दूसरा कोर्स शुरू किया है वो है डिप्लोमा का, डिप्लोमा इन पंचगव्य थेरेपी। ये भी कोर्स ऐसा ही है। इन दोनों में केवल एक ही अंतर है कि जो लोग मास्टर डिप्लोमा करते हैं उन्हें हम रिसर्च के विषय पढ़ाते हैं, ताकि वो आगे चल करके गाय और उसके विज्ञान पर रिसर्च का काम आगे बढ़ा सकें। दूसरा, हम उनको सिखाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधन का काम, कि कोई बड़ी गौशाला है, वहां पर प्रबंधन कैसे गौशाला का करना, उनका रिकॉर्ड कीपिंग कैसे रखना, नई नई दवाओं का विकास कैसे करना इस क्षेत्र में। इतना केवल अंतर है। अवशेष जो औषधि बनाने की जो कला है, नाड़ी विज्ञान जो है, नाड़ी जो हम सिखाते हैं वो है, औषधि निर्माण का है, बीमारियों पर पंचगव्य के प्रयोग का जो विज्ञान है, ये सारा कुछ कॉमन है दोनों के लिए, डिप्लोमा और मास्टर डिप्लोमा के लिए। एक कोर्स और पाठ्यक्रम हमने कराया है इसमें, वो है सर्टिफिकेट कोर्स इन पंचगव्य थेरेपी। यह कोर्स उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब जो पढ़े नहीं है, केवल उनके पास अक्षर ज्ञान है, बढ़िया से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, 9वीं पास है, 5वीं पास है, 3री कक्षा पास है, ऐसे लोग भी पढ़ सकते हैं इस पंचगव्य के विज्ञान को, और वो मास्टर डिप्लोमा तक कर सकते हैं। ऐसी युक्ति उसमें से निकाली। तो ये सर्टिफिकेट कोर्स उन लोगों के लिए है जो केवल 3 महीने का है। 3 महीने के अंदर हम कोशिश करते हैं कि उनको इतना बता दें कि वो अपनी चिकित्सा खुद कर सकें, अपने परिवार की चिकित्सा खुद कर सकें, और जरूरत पड़े तो कभी पड़ोसी की भी चिकित्सा कर लें, और जरूरत पड़े तो कभी प्राथमिक उपचार भी करें। फर्स्ट एड, पंचगव्य पर पूरा फर्स्ट एड को तैयार किया है, तो फर्स्ट एड का पूरा विज्ञान उनको बताते हैं। तो ये एक पाठ्यक्रम है, पिछले साल से चल रहा है। पहली बार अभी जो है अप्रैल में पहला बैच जो है वो परीक्षा दिया है, और अभी 1-2 महीने में उनका प्रमाण पत्र आ जाएगा। तो पहली बार भारत में 49 लोग पंचगव्य के वैद्य बनेंगे, पहली बार। आज तक पंचगव्य की पढ़ाई अलग से नहीं होती थी हमारे देश में। पंचगव्य को एक अलग से थेरेपी के रूप में मान्यता नहीं थी, इसको हम आयुर्वेद से जोड़कर देखते थे। लेकिन इस बार हमने प्रयास करके आयुर्वेद से इसको बाहर निकाला है, और बाहर निकाल करके एक पूरी चिकित्सा विधा के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। कभी आपका मन करे कि आपको भी सीखना हो, जानना हो इस पर विषय, तो आप नामांकन ले सकते हैं, और इसमें जो है साल भर रहने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसमें इस तरह से तैयार किया है पाठ्यक्रम को कि जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो केवल आप गौशाला में आकर के कीजिए, प्रैक्टिकल क्लासेस, हाँ, और जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप घर में रह करके पढ़ सकते हैं। तो 3 प्रैक्टिकल क्लासेस वहां पर आपको अटेंड करने की जरूरत पड़ती है, जो हर 4 महीने पर आयोजित होती है, 5-5 दिन के लिए। डिप्लोमा के लिए 4 दिन का, और मास्टर डिप्लोमा के लिए 5 दिन का। जो सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं 3 महीना वाला, उनको 2 बार आना पड़ता है, एक बार प्रशिक्षण के लिए, सीखने के लिए, और दूसरी बार परीक्षा देने के लिए। तो ये एक सिस्टम निकाला है, और हमारी जो भावना है कि भारत के सभी बड़े शहरों में या सभी राज्यों में इसकी पढ़ाई होनी चाहिए। सभी राज्यों में आपके यहाँ भी इसकी सुविधा होनी चाहिए। उसी दिशा में जो हमारा कदम है वो कदम है औदुंबर में सुभाष भाई की गौशाला पर ये प्रशिक्षण शिविर शुरू करने का। वहां पर हम सब भाइयों की भावना बनी है कि यहाँ भी प्रतिवर्ष 1 या 2 ऐसे कैंप लगेंगे जो यहाँ के स्थानीय लोगों को भी हम इस गाय के विज्ञान से जोड़ सकें। पूरे देश में ये अभियान हमने तेज किया है जनवरी से। भारत के सभी नगरों में, शहरों में और गांवों में ऐसे ऐसे कैंप हो, और जितना जल्दी हो सके भारत में पंचगव्य के वैद्य बहुत संख्या में खड़े हों, बने हों, और उनके कंधे पर ये गाय के विज्ञान के प्रचार का भार हम सौंप सके। तो ये अभियान है, उसका आप हिस्सा बनिए, और जितना हो सके अपने जीवन में इस गैया का जो भी गव्य है वो आप लें, इस दिशा में काम करें। अब थोड़ा सा अंतर जो है वो मैं आपको बता दूं कि ये जर्सी क्या है और गाय क्या है। ये जो जर्सी है ये बिल्कुल गाय की तरह दिखती है, लेकिन गाय होती नहीं। इस पर जो वैज्ञानिक विश्लेषण जो आज हो रहे हैं उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये गैया का शरीर और जर्सी के शरीर में 32 तरह के फिजिकल डिफरेंस हैं। शारीरिक रचना के रूप में जो अंतर है वो 32 तरह का अंतर है, एक दो अंतर है।
देखो मनुष्य और बंदर में केवल एक ही अंतर है, पूंछ का फर्क है, तो दोनों को एक नहीं कह सकते। लेकिन जर्सी और गाय के शरीर में जो है 32 तरह के अंतर है, फिर कैसे एक कर सकते हैं? तो एक और निवेदन है कि आप कभी भी जर्सी गाय कहने की भूल नहीं करना, क्योंकि जर्सी अलग है और गाय अलग है। जर्सी गाय नहीं है। जर्सी के शरीर से जो दूध मिलता है उसके बारे में दुनिया के सारे वैज्ञानिक, दुनिया के सारे वैज्ञानिक, जो लोग गाय को खत्म करना चाहते हैं उनके जैसे ही वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जर्सी का जो शरीर है उससे जो दूध मिलता है वो दूध A1 ग्रेड का दूध है। A1 कहने का मतलब फर्स्ट ग्रेड नहीं समझ लेना, उन्होंने नाम दिया है A-1, इस क्वालिटी का, उसका एक पूरा प्रमाण उन्होंने दिया है। आप नेट पे भी आप ढूंढ सकते हो, इंटरनेट पर A1 मिल्क क्वालिटी आप ढूंढो तो पूरा का पूरा विज्ञान आपके सामने आ जाएगा। तो दुनिया के सारे वैज्ञानिक जो लोग गाय को खत्म करने के काम में लगे हुए हैं उनके देश के वैज्ञानिक ही कह रहे हैं ये जो A1 दूध है यह पीने लायक नहीं है, पूरी तरह से मनुष्य शरीर के लिए जहर है। शब्द यूज किया है पॉइजन। आप ढूंढ लेना आज निकलवा करके A1 ग्रेड और A2 दोनों का दूध का कंपैरिजन इंटरनेट पे उपलब्ध है, पूरी दुनिया में ये फैल चुका है विज्ञान। तो उसमें आप खुद देख सकते हैं, और जो वैद्य हैं डॉक्टर हैं वो तो आप तकनीकी दृष्टि से देख सकते हैं कि उसमें जितने भी तत्व हैं वो शरीर के लिए कितने हानिकारक है। और हमारे देश की जो गाय है इसके दूध के बारे में वही वैज्ञानिक कहते हैं कि ये A2 नाम दिया है, A2 है, और कहते हैं कि A2 जो है पूरी तरह से मनुष्य शरीर के लिए सुपाच्य है, इजिली डाइजेस्टेबल कहते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं सरल रूप में पेट में पचने वाला है, और वो कहते हैं कि शरीर को जितना भी पोषक तत्व चाहिए, जितने न्यूट्रिशन चाहिए, उसमें से 60% न्यूट्रिशन इस दूध में है, 60% न्यूट्रिशन। तो बहुत सारे जो डेयरी हैं उन लोगों ने अब इस जर्सी के दूध को धीरे धीरे बंद करना शुरू किया है, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं और अब डेयरी का दूध लेना लोग बंद कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अब ये काम बढ़ा है, तो आप तो तेजी से जागरूक हो जाइए और अपने परिवार को इस टाइम के दूध से बचाइए। अगर इसकी व्याख्या करूं मैं जर्सी की, तो ये डाइन है। डाइन समझते ना, प्रेत समझते ना, प्रेत। तो उसमें फीमेल प्रेत को क्या कहते हैं आपके? क्या? डाकिन। हाँ, तो ये जर्सी को तो मैं कहता हूं कि ये डाकिन है। इस डाकिन से अपने बच्चों को बचाइए, इस डाकिन से आप खुद बचिए, और जितना हो सके इस डाकिन से दूरी बना करके रखिए। डाकिन का जो जीवन चरित्र है और ये जर्सी का है, दोनों को तुलना करके देखो, एक बैठता है, एक ही बैठता है। डाकिन क्या करती है? बच्चों को खा जाती है। ये जर्सी का दूध भी बच्चों के जीवन को खा जाता है। उनके वैज्ञानिक ही कहते हैं कि अगर ब्लैक अमेरिकन जर्सी का दूध कोई भी बच्चा अगर 3 साल तक अपने जीवन में पी ले नियमित रूप से, तब उस बच्चे के शरीर में कैंसर के गांठ होने की 80% संभावना बनती है। यह अमेरिकन साइंटिस्ट का रिपोर्ट है, हमारे यहां का नहीं। तो बताओ, ये जर्सी डाकिन नहीं है क्या? थोड़ा सा समझिए और समझ करके आप बाहर निकल सकते, और बाहर इसलिए भी निकलिए कि भारत को बदलना है, भारत का पुनर्निर्माण करना है। तो पुनर्निर्माण होगा कैसे? तभी होगा जब इस देश में कोई एक बड़ी क्रांति खड़ी होगी। और क्रांति कौन खड़ी करता है? क्रांतिकारी। अब ये 65 साल का जो भारत है उसमें देख लो, इस मिट्टी में 65 साल में कोई भी एक क्रांतिकारी पैदा नहीं हुआ। और 1947 के पहले के भारत को आप देखो तो इसमें तो कोई गांव ऐसा नहीं जहां एक क्रांतिकारी पुरुष ना हो, एक क्रांतिकारी मां ना हो। क्रांतिकारियों से पटा हुआ हमारा देश था, और 65 साल में इस मिट्टी ने एक भी क्रांतिकारी पैदा नहीं किया। अब हमारी माया
क्रांतिकारी नहीं पैदा कर पा रही हैं, तो अब इस पर मैं कहता हूं कि सोचिए, चिंतन कीजिए कि आखिर इस मट्टी में क्या बदला, हमारे मां के शरीर में क्या बदलाव आया, हमारी बहनों का जो शरीर है, मन है, वो कैसा बदल गया कि अब वो क्रांतिकारी नहीं पैदा कर रहे। इस पर चिंतन कीजिए। मैंने जो चिंतन किया और अनुभव किया है कि यही कि हमारी जो पीढ़ी है, इसको गाय का दूध नहीं मिल रहा, गाय के दूध के नाम पर डाकिन का दूध मिल रहा है, और इसके कारण पूरी पीढ़ी बदल गई है, हमारी सोच बदल गई है। जिस गाय के बारे में हमारी आस्था है कि वो हमारी मां है, मां की तरह पूछते, आरती उतारते, नहीं उतारते, अपने हाथ से रोटी नहीं खिलाते। तो जिसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा मां जैसी हो, और हमारी नहीं, हमारे पूर्वजों की भी रही हो, आज भी हमारे वो खून में है, और हमारी मां को कोई काट दे और हम शांत चित्त होकर के देखते रह जाए, यह कैसा परिवर्तन हमारे शरीर और मन में आया है, इस पर सोचिए। और थोड़ी सी अगर गंभीर बात करूं तो यह भी सोचिए कि हमारे देश को स्वतंत्रता संग्राम दिलाने वाले जितने भी मनीषी हुए, सबके जीवन को अगर आप पढ़े तो सब लोगों ने 1945 से पहले एक ही आह्वान किया था, नारा लगाया था कि जिस दिन अंग्रेजों को हम यहां से खदेड़ देंगे, भगा देंगे, उस दिन, जिस दिन हमारा अपना कानून बनेगा इस देश में, पहला कानून बनेगा गौ हत्या बंदी का कानून। सबने कही थी एक साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू लामा के भाषण में कही, महात्मा गांधी जी तो रोज ही कहते थे कि हमें गाय की रक्षा करनी है, आजादी मत दो, स्वतंत्रता मुझे नहीं चाहिए, गाय काटनी बंद करो, सबसे पहला उनका कहना। बार बार महात्मा गांधी जी कहते थे जी गाय की हत्या एक मनुष्य की हत्या के बराबर है, और बराबर मानते थे। अगर मनुष्य की हत्या के लिए मृत्युदंड है तो गाय की हत्या के लिए भी मृत्युदंड का कानून होना चाहिए। लाला लाजपत राय जी का जीवन देख लो आप, लाला जगत नारायण जी का जीवन देख लो आप, जितने भी मनीषी हमारे देश में हुए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना जीवन दिया, सबने एक मत के साथ गई थी, और सब बार बार कहते थे कि जिस दिन हमारा कानून बनेगा इस देश में, गौ हत्या बंदी का कानून पहला कानून होगा। 47 में अंग्रेज भागकर चले गए, खदेड़ दिया गया उनको। 1950 में हमारा संविधान भी बन गया। क्या ये प्रावधान आया? और क्या सत्ता उन लोगों के हाथ में नहीं आई जो अंग्रेजों के जाने के पहले ये बात कहते थे, और अंग्रेजों के जाने के बाद जो संविधान बना उसमें कभी कुछ ऐसा प्रावधान नहीं बन पाया। और आज देखो 65 साल हुआ, प्रावधान बनना तो दूर, गाय काटने का क्रम इतना तेजी से बढ़ा कि जो 1945 में 30 करोड़ गाय थी, आज 3 करोड़ पर आ गई है। 10 गुना संख्या में कमी हुई, इतनी तेजी के साथ। और देखो गाय कितनी तेजी से बढ़ती है, ये भी बताओ, तब पूरा गणित लग जाएगा कि 1945 से लेकर के और आज तक कितनी गायें कटी इस देश में, इसका गणित लगा सकते हो आप। आज से 14 साल पहले जब महर्षि वाल्मीकि गौशाला की स्थापना राजीव भाई और हम लोगों ने मिलकर की थी, तब हमारे पास शंकराचार्य जी की दी हुई केवल 4 गायें थी, और आज हमारे पास 200 गोधन है। 14 साल में 4 से 200 हो गई, तो गणित लगाओ कि 65 साल में, आजादी के 65 साल में 30 करोड़ गायें कितनी करोड़ बननी चाहिए थी, ये गणित लगा लो। और दूसरा गणित लगा लो कि 30 करोड़ से 3 करोड़ हुई है, और उसका घटा हुआ, यानी 27 करोड़ का नुकसान हुआ। और 30 करोड़ के कारण कितनी नई गायें बनी थी, उनका आयु 20 साल का होता है, उसका भी आप घटा लो। और तब आपको पूरा गणित जब बैठा लोगे
तो आज भारत की जितनी जनसंख्या है इससे 3 गुनी ज्यादा गायें कटी है अंग्रेजों के जाने के बाद। आज हमारी जनसंख्या 125 करोड़, 3 से गुना कर दो तो इतनी ही संख्या बैठती है जो अंग्रेजों के जाने के बाद गायें काटी गई। तो ये गाय को काट कौन रहा है? पहचानिए उसको। अब सीधे के मन में भावना आएगी कि कांग्रेस वाले काट रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के बाद भाजपा को भी तो मिला था एक मौका इस देश में सत्ता चलाने के लिए। क्या उस समय गौ हत्या बंदी बंद हुआ क्या? और इस देश में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, किस पार्टी को यहां की जनता ने मौका नहीं दिया? आज इस गोवा में भाजपा की सरकार तो है ना, जो बंद होने के कागार पर खड़ी कत्ल खाने को फिर से शुरू करवाया। किसकी सरकार है? अगर सामर्थ्य नहीं है तो वोट मांगने के लिए चिल्लाते क्यों हो गौ हत्या बंदी के बारे में? मत चिल्लाना बंद करो ना कि हमें कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है गौ हत्या बंद करने का। सब लोग भारत के लोग जानते, कांग्रेस वाले कभी बात नहीं करते गौ हत्या बंदी का। तो कांग्रेस को भी तो यहां की जनता मौका देती है, लेकिन आप बोल कर नहीं करते, इसलिए आप सबसे बड़े पापी हो। तो हमारे देश में देखो एक संत है, उनका नाम आप सभी जानते होंगे, आचार्य विनोबा भावे। बड़ा दुख हुआ 1950 में उनको, जब भारत का संविधान लागू हुआ और उन्होंने पढ़ा उसको। पढ़कर के देखा कि गौ हत्या बंदी का एक भी उसमें शब्द नहीं आया, कानून नहीं बना उसमें, जबकि सारे के सारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था। आप भगत सिंह जी को ले लो, चंद्रशेखर आजाद जी को ले लो, और मंगल पांडे जी ने तो उसी बात से काम की खड़ी की थी। तो सबका एक ही सपना था और किसी का सपना 1950 में पूरा नहीं हुआ, तो बड़ा दुख हुआ। तो 1951 में, ये सारे दस्तावेज वाली बात नहीं कर रहा हूं, जिसके दस्तावेज आज भी उपलब्ध है वही बात कर रहा हूं मैं। 1951 में आचार्य विनोबा भावे जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास गए और उन्होंने कहा, यह दुख प्रकट किया कि हमने जिस सपने को संजो करके भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी, उसका कानून आखिर बना क्यों नहीं? पता नहीं बंद कमरे में क्या बातचीत हुई, यह तो उपलब्ध नहीं है, और उपलब्ध होगी तो हमारी सरकार देती नहीं। लेकिन एक उनके जीवन का प्रसंग देखो तो 1953 और 54 में आचार्य जी ने पूरे देश में एक अभियान छेड़ा और घर बार सब छोड़ करके भारत घूमने में लग गए। भारत को घूमने का काम शुरू किया और गाय को बचाने की दिशा में एक आंदोलन खड़ा किया। उस आंदोलन का नाम उन्होंने लिया भूदान आंदोलन। उन्होंने उस समय देखा कि ये जो भारत है, भारत में गौ पालन वही लोग कर रहे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास मिट्टी नहीं है। गौ पालन का विज्ञान उनके पास ही है, और जिनके पास जमीन है वो गौ पालन नहीं कर रहे। तो उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया कि जिनके पास ज्यादा जमीन है उससे जमीन मांगो, दान मांगो, और जिनके पास नहीं है उनको बांटो। भूदान का आंदोलन शुरू किया। इस भूदान के आंदोलन के पीछे का जो सच था वो यही था कि गाय को वो बचाना चाहते थे। गाय को बचाने की दिशा में पूरे भारत में एक वातावरण खड़ा करना चाहते थे, जनता का समर्थन चाहते थे, और उस समर्थन के आधार पर पंडित जी को बताना चाहते थे कि देखो आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, आप सुधर जाओ। ये काम उन्होंने 1953 और 54 में किया। पंडित जी को डर हुआ कि इस देश में फिर से एक नया आंदोलन खड़ा हो जाएगा। तब 1955 में उन्होंने एक बहुत ही गंदा काम किया, ऐसा काम किया कि भारत मां के चेहरे पर कालिक पुत्र गया। और वो मैं आज लिख करके लाया हूं उसकी फाइल से, शब्द से शब्द, कि 1955 में उन्होंने क्या किया। 1955 के संसद का ग्रीष्मकालीन सत्र जब आरंभ हुआ 2 अप्रैल को,
तब 2 अप्रैल 1955 को संसद के ग्रीष्मकालीन सत्र का पहला व्याख्यान जो उन्होंने दिया, जो भाषण दिया, उसका एक अंश मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसका जो प्रमाण है, आप चाहो तो संसद की लाइब्रेरी से निकलवा करके पढ़ सकते हो। पूरा भाषण जो लगभग उन्होंने 45 मिनट दिया था, उसमें से मैं एक पैराग्राफ केवल लाया हूं, आपके लिए सुना दूं। 2 अप्रैल 1955 ग्रीष्मकालीन सत्र, संसद का ग्रीष्मकालीन सत्र का पहला दिन, प्रारंभ के दिन में वो कहते हैं कि मैं प्रारंभ में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं गोवध बंदी विधेयक के सर्वदा विरुद्ध हूं। ये शब्द पंडित जी के थे। और मैं इस सदन से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को बिल्कुल रद्द कर दें। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे विधेयक पर न तो विचार करें और न ही कोई कार्यवाही। 2 अप्रैल 1955 भारत का पार्लियामेंट, संसद, 540 सांसद बैठे हैं और उनके सामने ये बातें कही उन्होंने सत्र के शुरू में। इसके साथ ही भारत के जो कसाई थे, जो स्लॉटर हाउस चलाने वाले थे, कसाईयों का जो वर्ग था, गाय काटने वाला जो वर्ग था, अब इस वर्ग में हिंदू के साथ मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सभी वर्ग हैं। ऐसा नहीं है कि इस देश में अकेले मुसलमान गाय काट रहा है। मैं जिस गोवा के स्लॉटर हाउस में जाकर के आया हूं, वहां आधे से ज्यादा इम्प्लाई हिंदू धर्म के लोग हैं। तो इस सच को भी जानिए, हमारे बीच में जो गौ हत्यारे हैं, जो कसाई हैं, उनको भी पहचानिए, दृष्टि को खोलिए। इस विधेयक के समर्थन में उस समय 5 मुसलमान सांसद थे पार्लियामेंट में। 5 मुस्लिम सांसद उस समय ऐसे थे जो चाहते थे कि इस देश में गौ हत्या बंदी का कानून हो जाए और उनके सर से गौ हत्या का कलंक मिट जाए। लेकिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने नहीं होने दिया और इस पर एक धमकी डाली कि अगर आप ज्यादा दबाव डालोगे तो मैं पद से त्याग पत्र दे दूंगा। उस समय की जो स्थिति थी कि अगर वो त्याग पत्र दे देते तो पूरे भारत में एक विद्रोह हो जाता। तो इस विद्रोह से बचाने के लिए हमारे मनीषियों ने, संतों ने, जिन्होंने आंदोलन की लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ी, सब चुप हो गए और उन्होंने पूरी अपनी मनमर्जी का काम किया। 1956 का वर्ष, जब पहली बार भारत के कसाईयों ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया। वो केस यही था कि हमें गाय काटने का अधिकार मिलना चाहिए और इस पर कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। 1956 केस चला, मुकदमा चला। एक तरफ कसाई और दूसरी तरफ गाय को बचाने वाले लोग भारत के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़े। 1966 30 नवंबर, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन। 30 नवंबर 1960 को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कसाईयों के पक्ष में निर्णय दिया। मैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का जो ये 65 साल वाला जो समय है, उसके बाद का इस 65 साल में मैं सबसे बड़ा काला दिन, ब्लैक डे अगर मानता हूं तो 30 नवंबर 1960, जिस दिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने गाय काटने का लिखित आदेश कसाईयों को दिया। उनका मन बुलंद हो गया कि देश का प्रधानमंत्री ही अगर ये बात कह रहा है कि मैं इसके सर्वथा विरुद्ध हूं, तो हमें फिर उस काम को करने में किसका डर। और इस बुलंदी के साथ उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 4 साल के मुकदमे के बाद भी जीत गए और हम गौभक्त हार गए मुकदमा। अपने देश का संविधान, अपने देश की मिट्टी और अपने देश का लोग, अपने देश की गैया, और हम केस मुकदमा हार गए। और उसके बाद से इस देश में नए नए कत्लखाना बनने शुरू हुए। भारत सरकार ने अपनी पूंजी से इस देश में बहुत सारी कत्लखानाएं बनवाई और आज भी बना रही है। आपके महाराष्ट्र में भारत सरकार अपने पैसे से 11 नए स्लॉटर हाउस खोलना चाहती है। सांगली में भी बन रहा था, आप लोगों ने लड़ाई लड़ी। अब वो दूसरी जगह गए, तीसरे गए जगह गए, उनका क्रम चालू है।
चुनाव आने के पहले तक कोई 11 कतलखाना इस प्रदेश में खोल देना चाहते हैं, क्योंकि चौथे नंबर पर है गायों की संख्या में। और फिर 1966 में उनकी पुत्री, जिनको हम मां दुर्गा की संज्ञा लेते हैं, कभी कभी तरस आती है हमें उन लोगों पर जो उस गौ हत्यारे को मां दुर्गा की संज्ञा लेते हैं। क्या मां दुर्गा ने अपने जीवन में कभी किसी गाय की हत्या की? मां दुर्गा का तो अवतार इसलिए हुआ था कि उस समय भारत में भ्रष्टाचारी घोटालेबाज बहुत हो गए थे, निरंकुश बहुत हो गए थे। तो उस निरंकुशता से भारत को बाहर निकालने के लिए, उनके खात्मा के लिए मां दुर्गा का अवतरण हुआ था। मां दुर्गा का अवतरण किसी गाय की हत्या के लिए नहीं हुआ था, गौ पालन के लिए हुआ था। उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, दुख होता है कि उस गौ हत्यारे को लोग दुर्गा की संज्ञा देते हैं। होगा पुरुषार्थ उनमें कुछ और, लेकिन अगर गाय को बचाने का पुरुषार्थ नहीं तो फिर उनका पुरुषार्थ किस काम का? और वो कैसे हो सकती है हमारी मां? इस देश की मिट्टी गाय है, इस देश का वेद गाय है। गाय शब्दों में नहीं, ग्रंथों में नहीं है, गाय तो साक्षात वेद है। ये वेद साक्षात गाय है और गाय वेद है। अब उतना समय नहीं है कि ये वेद और गाय को मैं उसकी व्याख्या करूं। मान लो कभी मौका मिला तो इसकी व्याख्या भी करके बताऊंगा कि गाय कैसे वेद है और गाय के साथ जीने वाला व्यक्ति का पूरा जीवन जो है वो किस तरह से वैदिक हो जाता है और किस तरह से वो मोक्ष को पा देता है। कोई तीर्थ ना करो, किसी भी हमारी पवित्र नदियों में डुबकी ना लगाओ, इस गाय की साधना कर लो, साधना से सीधे मोक्ष मिलता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको। अगर इस धरती पर भगवान विष्णु और शिव भी फिर से साक्षात रूप में आ जाए और आपको मोक्ष जाने से अगर रोकना चाहे, उनकी ताकत नहीं। अगर गाय की साधना आपने कर ली तो मोक्ष जाने से उनकी भी ताकत नहीं आपको रोकने। जो हमारे देश की संस्कृति नहीं, साक्षात संस्कृति है। संस्कृति की मेरुदंड नहीं है, वह साक्षात संस्कृति है। उस संस्कृति की रक्षा जो ना किया उसका कैसा पुरुषार्थ। तो 1966 का समय जब हमारे देश के संतों ने ठाना कि इस बार तो गौ हत्या का कानून लगवा कर ही रहेंगे, और हमारे देश के हजारों सांसद कूच कर गए दिल्ली संसद मार्ग पर, शांतिपूर्वक अहिंसक तरीके से अनशन के लिए बैठे, और जिसे दुर्गा की संज्ञा देते हैं उसी दुर्गा ने गोलियां चलवाई और एक साथ 11 संतों के खून से होली खेली। और उसके बाद से तो फिर हमारे संतों को हिम्मत नहीं हुआ कि दोबारा कुछ गाय की क्रांति खड़ी कर सके। कमर ही तोड़ दी उस महिला ने। आज तक हम सामर्थ नहीं बन पाए, और अब तो गाय इतनी कम बची है कि अब तो संभव ही नहीं कि इस धरती पर कोई फिर से क्रांतिकारी पुरुष या मां पैदा ले। तो एक निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर आप अपने जीवन में गाय को लाइए। आप अपने बच्चों को दूध पिलाइए, उसका मक्खन खिलाइए, जैसे मां यशोदा ने कृष्ण को खिलाई थी क्रांतिकारी बनाने के लिए। इन्हीं में से, इन्हीं बच्चों में से फिर अभिमन्यु भी निकलेगा और श्री कृष्ण भी निकलेंगे। और जब तक ऐसे महापुरुष, ऐसे योद्धा, वीर योद्धा इस धरती पर नहीं आएंगे, तब तक इस भारत का भविष्य नहीं बदल सकता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। महर्षि वाघभट्ट गौशाला एवं पंचगव्य अनुसंधान केंद्र संसार का पहला गुरुकुलम जो आधिकारिक रूप से पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा देने के लिए कृत संकल्पित है। अमर बलिदानी राजीव भाई का कहना है कि गाय बची तो फिर से ऋषि क्रांतिकारी पैदा होंगे और तभी भारत सोने का शेर बनेगा।